नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 22 कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ज्योग्राफी चल रहा है। इसी तरह हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने हिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे जरूर देखिएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ज्योग्राफी का लेक्चर 22 है। यहाँ पे हम लोग जल मंडल से शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने महाद्वीप के बारे में सारा चीज़ कवर कर लिया था। तो चलिए जलमंडल से शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, एक एक बिंदु पर अच्छे से डिस्कस किया जाता है। तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे, शुरू करेंगे जलमंडल। ठीक है, जलमंडल की बात कर लेते हैं। तो जलमंडल से जुड़े जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, किस तरीके से सवाल पूछा जाता है, सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि जो संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक है, इसका 3/4 जो भाग है, यानी कि लगभग 71% जो है उस पर जल मंडल का विस्तार है। यानी कि पृथ्वी के 71%, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, 3/4 जो है जल से घिरा हुआ है। यानी कि 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, जल मंडल का उस पर विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध, अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9 जो प्रतिशत भाग है ये महासागरों से ढका है। यानी कि जब हम गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध कितने हैं, दो है, एक उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसका 60.7%, और यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज दिया गया है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 80.9, यानी कि लगभग 81 जो 10% है वो महासागरों से ढका हुआ है। किसी से ढका हुआ है, महासागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा 97.5 जो प्रतिशत जल महासागरों में है, जो खारा है। यानी कि खारा मतलब ऐसा जल जिसे हम लोग पी नहीं सकते हैं, पूरा वो नमकीन जल होता है। तो टोटल जो जल अवेलेबल है, यानी कि पूरे पृथ्वी पर 71% जल है, उसमें से 97.5% महासागर का जल है जो कि खारा है। और जल का राशि, जल राशि है उसका मात्र 2%, 5 भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल बोल सकते हैं, जिसे हम लोग पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पाया जाता है। यानी कि मात्र 2.5% जल, इतने जलमंडल होने के बावजूद मात्र उसका 2.5% ही हम लोग यूज कर पाते हैं। अभी भी आप देखते हैं कि किस तरीके से भारत में ही देख ले तो राजस्थान वगैरह में जल का, पानी का कितना किल्लत हो जाता है, पीने वाले पानी का। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जल है उसको बचा के रखें। ठीक है, क्योंकि रीजन यही है कि पूर्ण जल तो बहुत है लेकिन खारा जल है जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मात्र 2.5% जल है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। महासागरीय जल की बात करें तो दो महत्वपूर्ण गुण हैं। ठीक है, जो महासागरीय जल है, जो महासागर का जल है, उसके कितने गुण है, तो दो गुण है। ठीक है, पहला तो जो है तापमान, ठीक है, तापमान, और दूसरा है लवणता, यानी कि उसमें साल्ट पाया जाता है, लवण पाया जाता है। यानी कि पहला चीज उसमें टेम्परेचर, और दूसरा अगर बात करें तो लवणता। ठीक है, यानी कि उसमें साल्ट है। अगर आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दिया गया है कि जल मंडल, जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो जो जल मंडल है, हाइड्रोस्फीयर का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, यानी कि जिसका कोई सीमा नहीं हो, जिसका कोई बॉर्डर ही नहीं है, उसे ओशियन कहा जाता है, यानी कि महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो महासागर कहलाता है, उसे महासागर कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें सबसे बड़े महासागर की तो कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि महासागरों की औसत जो गहराई है वो 3800 मीटर है। यानी कि औसत, यानी कि एवरेज होता है कि सारे महासागर की गहराई को मेजर करके औसत निकाला गया है, जिसका अगर देखें तो गहराई कितना है, 3800 मीटर है, तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। तो इसके स्थल की जो ऊंचाई होती है 840 मीटर होती है, और इसकी गहराई कितनी होती है, तो महासागरों की गहराई 3800 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्च उच्चता मितीय, ठीक है, उच्चता मितीय वक्र, यानी कि हाइपोसोग्राफिक मेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका एक ग्राफ होता है जिसको क्या कहा जाता है, तो हाइपोसोग्राफिक मेट्रिक कर्व। ठीक है, हाइपोसोग्राफिक मेट्रिक कर्व, यानी कि उसको उच्चता मितीय वक्र के द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है, समुद्र के बारे में दिया गया। तो महासागर आपको पता चल गया, महासागर किसको कहते हैं, कि जिसका कोई भी निश्चित सीमा नहीं होता है, यानी कि उसका कोई बॉर्डर नहीं है, उसको महासागर यानी कि ओशियन कहते हैं। अब सी यानी कि समुद्र की बात कर लेते हैं। तो समुद्र की बात करें तो समुद्र की सीमा होती है, ठीक है, यानी कि जलमंडल का वह भाग, ठीक है, जलमंडल का वह भाग
जो 3 तरफ जल से घिरा हो, यानी कि इसके 3 तरफ जो जल होंगे और एक तरफ महासागर से मिला हो, वो समुद्र कहलाता है, ठीक है। तो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, तो समुद्र वो कहलाता है। यानी कि 3 तरफ, तीनों तरफ जल है और दूसरे तरफ जो लास्ट एक जो तरफ होता है, चौथा तरफ, वो महासागर में जाके मिल गया हो, तो उसको समुद्र कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गल्फ। गल्फ भी आपने नाम सुना होगा, यानी कि जिसको खाड़ी कहा जाता है। आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। जब भारत का आप नक्शा बनाते होंगे तो उसमें बंगाल की खाड़ी दिखाई जाती है, तो गल्फ उसको बोलते हैं। खाड़ी किसको बोलते हैं? तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं, ठीक है। जो समुद्र है, ठीक है, उसका स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर जल का जो क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। जो क्षेत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। तो खाड़ी भी समझ में आ गया। फिर अब आगे बात कर लेते हैं। अब बे, ठीक है, बे की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि बे किसको कहा जाता है। तो पहले बे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बे के बारे में दिया गया है कि बे की अगर बात करें तो दिया गया है कि इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। यानी कि जो 2 किनारे हैं, टोटल 4 किनारा, 4 किनारा में जो 2 किनारा होता है वो स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है, ठीक है। और जो दूसरी तरफ का मुहाना होता है, एक तरफ क्या होता है? टापू से घिरा होता है, उस पर टापू होते हैं, और दूसरा जो मुहाना होता है, ठीक है, जो दूसरे तरफ का मुहाना होता है वो क्या होता है? तो जो दूसरा मुहाना होता है वो समुद्र से मिला होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है? सामान्यतः अगर बात करें, ठीक है, क्या दिया गया है? सामान्यतः अगर बात करें तो महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यानी कि जनरली बात करें तो इसका टेम्परेचर कितना होता है जो महासागरीय जल है? तो 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होता है? तो 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। आगे बात करते हैं। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पे आकार में अंतर है, ठीक है, इसके जो आकार है, साइज है, उसमें अंतर है। इस वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे प्रशांत महासागर के अपेक्षा जो क्या होता है, अटलांटिक महासागर उस अधिक होता है। उसका तापांतर क्या होता है कि वार्षिक तापांतर क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है अगला पॉइंट कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को कंपेयर करेंगे, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को, जो तापांतर है वो कहाँ अधिक होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध से ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध से ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा जो भी चीज़ें बताई गई है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, इस पॉइंट्स को समझ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गर्त यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको समझते हैं एक एक करके। एक गर्त दिया गया है, इसकी गहराई दिया गया है और इसकी स्थिति दिया गया है। तो मेरियाना, ठीक है, मरियाना ट्रेंच का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जो पूरे मतलब पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसको मेरियाना ट्रेंच बोला जाता है। इसका गहराई है 11,022 मीटर। कितना है? 11,022 मीटर। और ये कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ये जो गहराई है वो प्रशांत महासागर में, तो इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर होता है। टोंगा गर्त की बात करें तो इसका जो गहराई है मात्र 9,000 मीटर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा 11,022, ठीक है, इसको इजीली याद भी रख सकते हैं, 11 और 22, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 11,022 है। टोंगा की बात करें तो ये भी प्रशांत महासागर में है। मिडनाओ की बात करें तो 10,500 इसके गहराई है मीटर में, प्रशांत महासागर। यानी कि ये सारे गहराई के जो मेन बिंदु है ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। प्यूरो प्यूरिटो, ठीक है, प्यूरिटो रिको की बात करें तो 8,392, ये कहाँ पे? अटलांटिक महासागर, ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह पे है। रोमसे की बात करें तो 7,254, दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहाँ पे है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। आगे बात करते हैं सुंडा की। तो जो सुंडा गर्त है इसका गहराई 8,152 मीटर। कितना है? 8,152 मीटर है, और ये पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में है, ठीक है। ये चीज जो चीज़ है ये एनसीईआरटी के में दिया गया है पॉइंट। तो यहाँ पे एनसीईआरटी से भी पॉइंट दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो भी जो लोग जो स्टूडेंट हैं वो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, तो बेसिक अपना जो बेस है उसको स्ट्रांग करने के लिए वो क्या करते हैं कि उनको बेस अगर स्ट्रांग करना है तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी। तो आपके पास भी जब टाइम मिले क्लास 6 से लेकर 12 तक, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है कि इसके एक एक लाइन में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपा होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बेस होगा स्ट्रांग होगा। क्या होगा? इससे बेस स्ट्रांग होगा। तो बेस को जब स्ट्रांग करना चाहते हैं तो जरूर एनसीईआरटी पढ़िएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया
नेक्स्ट पॉइंट की लवणता, ठीक है। जो लवणता होता है उसको प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। किस कैसे व्यक्त करते हैं, तो प्रति हजार में इसको व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। कितनी होती है, 35 प्रति हजार होती है। तो जो समुद्री जल है उसमें जैसे किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं ना, तो जो लवणता यानी कि जो खारापन है किसी भी समुद्र का, उसको कैसे मेजर करते हैं, प्रति हजार में उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और 35 प्रति हजार होती है समुद्री जल की औसत, ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, तो मेजर करने के लिए कोई ना कोई इकाई लेते हैं, तो जो इसका खारापन है उसको प्रति हजार में मेजर करते हैं। आगे बात करते हैं समान खारेपन की। तो जो समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को हम लवन रेखा यानी कि आइसोहेलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन। क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, तो सारे पॉइंट को एक एक करके क्लियर करते चलना है, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है गाइस, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिया गया है कि 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक दक्षिण जो अक्षांश है उसके मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो सबसे अधिक लवणता कहाँ पाया जाता है, ये डिग्री, ये पॉइंट याद रखना है कि 20 डिग्री से 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश हो गया, और वहीं अगर हम बात करें 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो इसके बीच जो होता है ना, इसी के बीच में सबसे ज़्यादा लवणता पाया जाता है। आगे बात करते हैं तुर्की की वान झील, ठीक है। तुर्की की बात करें तो तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक यानी कि 330% है। कितना है, तो तुर्की की जो वान झील है इसकी लवणता कितना है, 330% है। और दूसरा जो है मृत सागर जिसका 238% है। तो ये सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ का लवणता सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा कि जो तुर्की है उसकी वान झील, जो तुर्की की जो वान झील है वहाँ सबसे अधिक है। कितना, 330% है। और वही दूसरा अगर पूछ लिया जाए तो देखिए कभी भी पहला और आखिरी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा तीसरा इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट में फंसाने का अगर कोशिश करता है कोई भी एग्जामिनेशन वाला, तो ऐसे ही फंसाता है। तो आपसे पूछ देगा कि दूसरा सबसे ज़्यादा लवणता वाला क्या होगा, कहाँ होगा लवणता, तो बता दीजिएगा कि मृत सागर में 238%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि गाई आउट, ठीक है। गाई आउट की बात करें तो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई आउट कहते हैं। गाई आउट आपसे जब भी पूछा जाए किसे कहते हैं, गाई आउट क्या होता है, तो आपको क्या रखना है कि सपाट शीर्ष, जिसका शीर्ष सपाट होता है, और वैसे जो समुद्री पर्वत है उसको गाई आउट कहते हैं। क्या कहते हैं, गाई आउट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप के जो समीप है स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। तो अभी आपको ऊपर हमने बताया कि जो मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, ट्रेंच को हिंदी इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं और हिंदी में गर्त बोलते हैं, तो याद रखिएगा। तो जो मरियाना गर्त जो गर्त है वो कहाँ पे पाया जाता है, किस में है, तो वो है प्रशांत महासागर में। कहाँ है, प्रशांत महासागर में। और ये गुआम द्वीप के समीप स्थित है, ठीक है। जो सबसे गहरा गर्त है, ठीक है, यानी कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे गहरा बिंदु है पूरे पृथ्वी पर। और इसकी गहराई कितना है, तो लगभग 11 किलोमीटर, यानी कि 11,022 मीटर। तो आपको पता है कि 1,000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर गहरा है। तो नीचे जब आप जाइएगा जहाँ भी आप स्थित है वहाँ से समुद्र के तल से 11,000 नीचे जाइएगा तो मरियाना ट्रेंच, यानी कि सबसे गहरा बिंदु वही है। और सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, तो सबसे ऊंचा चोटी होता है जो कि माउंट एवरेस्ट है, 8,850 मीटर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सोल का, कि सोल क्या होता है, तो चलिए सोल को हम लोग समझ लेते हैं। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि चैलेंजर गर्त किसे कहते हैं, तो चैलेंजर गर्त किसे कहा जाता है, मरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त कहा जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सोल। तो चलिए सोल की बात कर लेते हैं कि सोल आखिर क्या है। तो सोल की अगर हम बात करें तो सोल के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे, ये समझते हैं। तो सोल की बात करें तो दिया गया कि जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है सोल कहलाता है। छिछली मतलब क्या होता है कि मतलब देखिए अगर समुद्र की बात करें तो एकदम से गहरा नहीं होता है, ठीक है, एकदम से गहरा नहीं होता, धीरे 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 उसमें ऐसे डीप होगा, और उसको ही छछलापन बोलते हैं। और नदी वगैरह में देखिएगा तो अचानक पानी है एकदम से गड्ढा हो जाएगा, पानी है फिर गड्ढा हो जाएगा, तो इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, सोल किस छिछलापन किसको बोलते हैं। आपको समझ में आ गया कि जो जलमग्न उत्थान है, उत्थान का वह भाग, ठीक है, वो ऐसा भाग जो जल की गहराई छिछली होती है, यानी उसको सोल कहा जाता है। तो छिछली माने इस तरीके से गहरा इस तरीके से बढ़ते जाएगा,
एकदम से गड्ढा नहीं होगा। और नदी वगैरह में क्या होता है, यहाँ पे भूमि है एकदम से गड्ढा, फिर ऐसे फिर गड्ढा, इस तरीके से पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यह प्रवाल से बना नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रवाल से नहीं बना होता है, आपको ये याद रखना है कि ये प्रवाल से नहीं बना होता है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये याद रखना है कि ये प्रवाल से नहीं बना होता है। चलिए आगे बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। क्या दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो चलिए ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम लोग समझते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब हम पढ़ रहे थे महाद्वीप के बारे में, तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ा था। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो मतलब क्वींसलैंड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है उसके नज़दीक संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये संसार की सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भित्ति है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के बारे में अब हम जानते हैं कि इससे जुड़े क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझते हैं। तो एक एक करके इन सब चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे। तो जल्दी से, अगर वीडियो को देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे एक एक बुक को कंप्लीट कवर कराया जाएगा। थोड़ा सा बीच में डिले हो रहा था, लेकिन अब डिले नहीं होगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर से हमने इसको शुरू किया। कुछ और कुछ रीज़न भी था, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट लाना था, कि आप देख रहे हैं किस तरीके से अब एकदम से इंटरेक्टिव वीडियो बन रहा है, तो इस तरीके से वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब तैयारी रुकेगा नहीं। यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। तो जो प्रशांत महासागर है, अपने संलग्न समुद्रों के साथ पूरे धरातल का 1/3 ढकता है। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो देखिए क्षेत्रफल कितना लंबा चौड़ा दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। तो 16 करोड़ 57 लाख 23,740 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है, 16 करोड़ 57 लाख 23,740 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल याद रखना है। इसकी आकृति कैसा है, तो त्रिभुजाकार त्रिभुज आपने देखा होगा, इस तरीके से का आकृति है। किस तरीके से, इस तरीके से इसका आकृति है। एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, अगर पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे क्षेत्रफल से इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक है। ये इस यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट है। इसके शीर्ष जो है, इसके शीर्ष जो है वो क्या है, बेरिंग जल डमरू मध्य पर्व आधार अंटार्कटिका महासागर पर है, ठीक है। तो इसका शीर्ष यानी कि जो अगर ऊपर वाला भाग देखें, शीर्ष किसको बोलते हैं, ऊपर वाला भाग को, ठीक है, उसको शीर्ष बोलते हैं। तो वो क्या है, कहाँ है, तो बेरिंग जल डमरू पर, और इसका जो बेस है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। तो इसका जो बेस कहाँ पे है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। अगर भूमध्य रेखा की बात करें, ये भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर को बोलते हैं। जो मतलब पूरे पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। यानी कि जो पूरे भूमि को मध्य से काट रहा है उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और उसकी लंबाई उस पर अगर देखा जाए तो 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है, ठीक है। इसके पश्चिम में एशिया, ठीक है, इसके पश्चिम में क्या है, एशिया है, तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और पूरब में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो यहाँ पे ये इसका एक चौहद्दी दिखाया गया है कि इसके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या मौजूद है। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। क्या दिया गया है कि इसके पश्चिम में एशिया है, ठीक है, इसके जो पश्चिम में क्या है, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया है। वही अगर बात करें पूरब में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया, तो दिया गया कि प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। तो प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो प्रवाल भित्तियां है, ठीक है। तो ये यहाँ से पॉइंट अलग है, इसको थोड़ा सा तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चीज़ें ये ऊपर वाला है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पेंट कर दे रहे हैं दूसरे कलर से, हाईलाइट कर दे रहे हैं कि ये इसके ऊपर, अगर हम बात करें तो ये ऊपर का पॉइंट है। तो
ये ऊपर का पॉइंट है, इसके नीचे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके नीचे पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप है। यानी कि इतने बड़े महासागर की बात करें तो इसमें कुल कितने द्वीप हैं, तो 2000 से भी अधिक द्वीप है, ठीक है। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इसका जो तटवर्ती सागर है वो कहाँ पे, इसके पश्चिमी भाग में अधिकांश है। इसमें बेरिंग सागर, अखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। और इसके पूर्व की ओर बात करें तो वहाँ पे क्या है, कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वही सिर्फ फेमस है, ठीक है। कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वही फेमस है। बाकी अगर हम बात करें तो इसमें में जो बेरिंग सागर हो गया, अखोटस्क सागर हो गया, जापान सागर, पीत सागर और चीन सागर, ये सब कहाँ पे है, तो इसके पश्चिमी भाग है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। जो इसका बेसिन है, इसके बेसिन का जो औसतन गहराई कितना है, तो 7300 मीटर है। जो इसका बेसिन है उसका औसतन गहराई कितना है, 7300 मीटर है। अब यहाँ पे प्रशांत महासागर के बारे में हमने देख लिया। अब दिया गया अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को हम लोग अभी देखेंगे, उसके बाद ठीक है। हम लोग अटलांटिक महासागर को पूरा, ये भी जो भी पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं इस सेशन में। और जो अगला हम लोग सेशन लेके आएंगे, इसके अगला जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे, उसको भी एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से महासागरीय जलधाराएं, जो महासागरीय जलधाराएं हैं तो हम लोग अगले सेशन में लेके आएंगे। तो चलिए अगले सेशन में इसको कवर करेंगे। तभी जो भी पॉइंट यहाँ पे बाकी है इसको देख लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि यह जो संपूर्ण संसार है इसका छठा भाग है। तो पूरे संसार का छठा भाग क्या है, अटलांटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर। एक बार रिपीट करिए, 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है किसका, अटलांटिक महासागर का। जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था 16 करोड़, ठीक है। तो ये 8 करोड़ है, यानी कि लगभग आधा है। यह संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16%, यानी कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो उसका ये कितना प्रतिशत है, इसका तो उसका मात्र ये 16% है, ठीक है। उसका मात्र ये 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। तो अंग्रेजी का जो एस आकार है इससे ये मिलती जुलती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये मिलता जुलता है इसका आकृति। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मगन तट पर स्थित है। यहाँ पे ये सारी चीज़ जो स्थिति है इसके, जो जिस भी दिशा में, वो सब आपको याद रखना है। जैसे कि एक बार फिर से तो देखिए, पॉइंट आउट करिए क्या क्या दिया गया है कि इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका, ठीक है, पूरब में यूरोप दिया गया है और अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर मगन तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि मध्य अटलांटिक कटक, यानी कि मिड अटलांटिक रीज है, इसका महत्वपूर्ण विशेषता है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप यानी कि बोवेट आइलैंड तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 जो है 4,000 मीटर ऊंचा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये 4,000 मीटर ऊंचा है और ये कितना लंबा है, तो 14,000 किलोमीटर, ठीक है। कितना लंबा है, तो 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। ये सारी चीज़ आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह एक जलमग्न कटक है। इस कटक की बात करें तो कैसा है, जलमग्न है। तो भी इसकी जो है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीप का रूप धारण कर गई है, ठीक है। अगर हम बात करें एजोरेस का, ठीक है, एजोरेस का पाइको द्वीप जो है तथा केप वर्दे द्वीप, ठीक है, केप वर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, तो दिया गया है जो अजोरस है उसका पाइको द्वीप तथा जो केप वर्दे द्वीप है, ठीक है, ये दो द्वीप है, ये क्या है, प्रमुख उदाहरण किसके दिए गए हैं, जिसके प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। तो जो सेंट पॉल नामक द्वीप समूह है वो किसके नज़दीक है, तो ये भूमध्य रेखा के निकट है, जिसका जो चोटी है सबसे तीखी है। कैसा है, सबसे तीखी है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका चोटी कैसा है, तीखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमुडा प्रवाल द्वीप एवं असेसन त्रिस्टा की कान्हा, सेंट हेलेना, गुआ तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है।
तो आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा कि वो सैकड़ों जहाज को निगल गया, तो वो भी यहाँ पे स्थित है। आपने देख लिया कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसी में ये सारे स्थित हैं। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, यहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। तो जो ये महासागर है ये उत्तरी अक्षांश पर अगर देखें तो 55 डिग्री पर ये क्या होता है, अधिक चौड़ा हो जाता है, ठीक है, ये अधिक चौड़ा हो जाता है। और जहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टेलीग्राफिक पठार कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर, ठीक है, रोमांस डीप इसे दो भागों में बांटता है। तो जो रोमांस डीप है इसे क्या करता है, दो भागों में बांटता है। कहाँ पे बांटता है, तो ये जो है ये बांटता है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के नज़दीक ये बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। इसके दो भाग है, कौन कौन सा, तो एक हो गया उत्तरी भाग जिसको डॉल्फिन श्रेणी कहा गया, और जो दक्षिणी भाग है इसको चैलेंजर कटक क्या कहा गया, चैलेंजर कटक कहा गया। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं, दिया गया कि अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर है। तो ये सारे महत्वपूर्ण सागर के बारे में दिया गया है। ये क्या है, कि अटलांटिक महासागर के तटों के साथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, चलिए समझते हैं। तो दिया गया अगला पॉइंट कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है, ठीक है। तो जो अटलांटिक महासागर है इसका जो तटरेखा है बहुत ही कटी फटी है, क्या है, कटी फटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। तो इसी कारण क्या है, इसके कारण क्या है कि जो इसकी तटरेखा की लंबाई है तो प्रशांत और हिंद महासागर तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है, क्योंकि इसके जो तटरेखा है वो क्या है, कटी फटी है। कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। तो जो कटी फटी तटरेखा होता है उस पर बंदरगाह अगर बनाया जाए तो वो बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक मेन पॉइंट हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे भी तो बता सकते हैं कि जो कटी फटी तटरेखा होती है उस पर क्या होता है कि जो बंदरगाह होते हैं वो अच्छे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अगर देखें तो व्यापार के दृष्टिकोण से जो अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है, ठीक है। बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो जो अटलांटिक महासागर है वो सबसे बिजी है, क्या है, सबसे बिजी महासागर है। अब हिंद महासागर की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे अब हम, हिंद महासागर का। तो चलिए हिंद महासागर के बारे में जो भी मोस्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो की अगर बात करें इसके बारे में क्या दिया गया कि इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। पहले तो हम लोग इसके पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण को समझ लें। ये कि इसके उत्तर में क्या है, एशिया महाद्वीप, वही दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, और आगे बात करें तो पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप दिया गया। यह एक अर्ध महासागर है, ठीक है। इसकी बात कर ले तो ये क्या है, एक अर्ध महासागर यानी कि इसे आधा महासागर बोला जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर तो दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कहाँ कहाँ, तो एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। कर्क रेखा की अगर बात करें, जो कर्क रेखा है ये क्या है, इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा महाद्वीप प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये तट है, इसके समीप क्या दिया गया है, लक्षद्वीप, ठीक है। क्या दिया गया है, लक्षद्वीप की बात कर लें या फिर मालदीव प्रवाल, ठीक है, ये द्वीपों के क्या है, उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है कि मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस और रियूनियन जो द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। तो ये जो मॉरिशस की बात कर लें या फिर उसके अलावा अगर हम बात कर लें कि इसके रीयूनियन द्वीप, तो ये दोनों जो हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप यानी कि ज्वालामुखी के फटने से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, ठीक है। तो अगर इस महासागर की बारे में पूछा जाए कि सबसे बड़ा इसका जो द्वीप कौन सा है तो आपको क्या याद रखना है, मेडागास्कर, क्या रखना है, मेडागास्कर है। मेडागास्कर की बात करें तो पूर्व में मॉरिशस द्वीप है, इसके पूर्व में क्या है, मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, ठीक है। तो इस महासागर की बात करें तो वास्तविक जो तटवर्ती सागर कौन कौन से है, तो एक है लाल सागर और दूसरा है फारस की खाड़ी। कौन कौन सा है, एक लाल सागर और दूसरा क्या है, फारस की खाड़ी। तो इसको याद रखना है, लाल सागर और फारस की खाड़ी, ये कौन है, दो ही है। कौन है, वास्तविक तटवर्ती है। अरब सागर, ठीक है, अरब सागर की बात करें तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी
सागरों को में ही की जाती है। तो बंगाल की खाड़ी की बात कर लें या फिर अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी की बात कर लें या फिर अरब सागर का, तो इनका गिनती किसमें किया जाता है, तो सागरों में ही किया जाता है, यानी कि ये सागर है, महासागर नहीं है, सागर है। लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है, ठीक है। तो ये क्या है, हिंद महासागर का विस्तार करने का काम करते हैं, उत्तर में इसके विस्तार का काम करते हैं डियागो गार्सिया द्वीप, इसी महासागर में। और डियागो गार्सिया की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये इसी महासागर यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। लास्ट जो है आर्कटिक महासागर, इसको समझते हैं। तो आर्कटिक महासागर के बारे में जान लेते हैं। आर्कटिक महासागर की बात करें, आर्कटिक महासागर की बात करें तो इसके बारे में दिया गया कि यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। कहाँ पे, तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, तो ये आर्कटिक जो है, ठीक है, आर्कटिक वृत्त उसके अंदर ये स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार है। तो जो आर्कटिक सागर है वो क्या है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर उसका ये क्या है, उत्तरी विस्तार है। उसका क्या है, ये उत्तरी विस्तार है। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। जो बेरिंग जल संधि है, ठीक है, बेरिंग जल संधि उसके जो उथले समुद्र के संकरे भाग, ठीक है, जो संकरे भाग है उसके क्या है कि उसके द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। तो अगर पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में क्या होता है कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है, अधिकांश जो भाग है वो क्या होता है कि हिम की पट्टी, हिम की जो मोटी परत है उससे ढका होता है। हिम किसको बोलते हैं, तो आइस को बोलते हैं। ये बर्फ से पूरे साल ढका होता है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आई होप जो भी चीज़ें आज यहाँ पे बताया गया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं गाइस, तो अगले वीडियो में हम लोग ये जो महासागरीय धाराएं हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।